सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे डिस्कस करूंगा कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनमें क्या उनको समस्याएं आती हैं। तो उसमें एक बड़ी जटिल समस्या वो है इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस। बच्चे अक्सर, मैं क्योंकि लगभग पिछले 12 वर्षों से एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। यूट्यूब पर आप आचार्य विश्वेंद्र के नाम से मेरे वीडियो सर्च कर सकते हैं। कई हज़ार वीडियोस मेरे हैं। फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, स्पिरिचुअलिज्म, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इन विषयों पर मैं कई पुस्तकें प्रकाशित कर चुका हूँ। ये सारी पुस्तकें भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट और नोशन प्रेस पे अवेलेबल हैं। आप गूगल पे मेरा नाम सर्च कर सकते हैं बुक्स के नाम से, तो ये सारी बुक्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बताना आवश्यक हो जाता है क्योंकि आज के समय में सभी शब्दों के प्रयोग में सक्षम है, तो पात्रता एक अनिवार्य अंग है। बिना पात्रता के बात करना थोड़ा सा अवैज्ञानिक लगता है, तो इसलिए मैंने अपना परिचय दिया, अपने कार्य के संदर्भ में आपसे बात की। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं ताकि जो मैं बात आपसे करूं उसमें आपका विश्वास बने पहले और आप सुन पाए मैं जो कहने वाला हूं। तो इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस के बारे में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहला जो इमोशनल डिस्ट्रैक्शन है बच्चों को, वो होता है कि मन नहीं लगता पढ़ने में। कई प्रकार के विचार आते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, नकारात्मक भावनाएं आती हैं और उनकी ऊर्जाएं तरीके से व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं कर पाती, जिस कारण वो विचारों में उलझे रह जाते हैं तथा मौलिक काम छोड़ के विचारों के आधार पर एक व्यवस्था बना लेते हैं और उस व्यवस्था में ऊर्जा का क्षय होता है। एक विचार से दूसरा विचार, 2 विचार से 10 विचार, 10 से 100 विचार, 100 से 1000 विचार, और उनका जो मन मस्तिष्क तंत्र है वो काम करने के बजाय विचारों में उलझा रह जाता है। तो इसके लिए इसका क्या समाधान होना चाहिए, तो मेरे कई कुछ चीज़ें मैंने इस विषय में सोची कि इसका क्या समाधान हो सकता है। तो सबसे पहला तो है इसमें कि आप पढ़ने से पहले एक टारगेट बनाएं कि मेरे को, मान लीजिए 1 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा ये बनाएं कि 1 घंटे मेरे को 5 पेज पढ़ने हैं। उन 5 पेज में से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो थोड़ी सी अपने आप की सेल्फ काउंसलिंग, आप कह सकते हैं कि सेल्फ काउंसलिंग करें और एक टारगेट ओरिएंटेड काम आप करना स्टार्ट करें। क्योंकि जब हमारे पास टारगेट्स होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस कम हैं और काम को आप स्टेप्स में बांट लें। फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप। और यदि फिर भी मन ना लगे तो एक छोटा सा काम पकड़ें, उसको इतना छोटा काम पकड़ें जिसको एग्जीक्यूट करने में आप सक्षम हो, और फिर उस काम को आप बार बार रिपीट करें। तो जब आप किसी काम को बार बार रिपीट करते हैं तो आपके मन की एक वो गति उस वक्र पर आ जाती है, तो मन जो है वो अपने आप उस काम को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है, सीख लेता है। तो यदि इस प्रकार से आप काम करेंगे तो इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से मेरे ख्याल से संभावित रूप से आप बचेंगे और अपने लक्ष्य पे जो है ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो ये इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस के बारे में था। और भी हैं, मान लीजिए कोई और इमोशनल डिस्ट्रैक्शन आता है कि हम भविष्य के बारे में कल्पनाएं करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम 1 करोड़ का पैकेज होगा, उसमें से 50 लाख का हम बंगला लेंगे, 30 लाख की गाड़ी लेंगे, 20 लाख घूमने के लिए रखेंगे, और ये मुंगेरी लाल के सपने हम देखते रहते हैं। सभी चाहते हैं करोड़ बनाना, लेकिन करोड़ रुपए कमाना अगर इतना आसान होता तो सभी करोड़पति बन गए होते। तो अपने वर्क के थ्रू ही आप इतना पैसा बना सकते हैं। और करोड़ रुपए अगर आप कमाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप सोचें कि आपको 100 करोड़ का काम पहले करना पड़ेगा, तब जाके एक मार्केट का औसत है कि 1% रिजल्ट आपको मिलता है। तो आप सोचें, आप जो काम कर रहे हैं क्या उसका इवैल्यूएशन 100 करोड़ में है? और अगर नहीं है तो फिर रिटर्न्स आप उसी अनुपात में देख लीजिए, उसी अनुपात में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो इस विषय पे इसको सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स में आप सोचें हर चीज़ आगे बढ़ना चाहती है। हम में ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु कुछ प्राप्त करना चाहती है। इसको आप ऐसे समझें कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये लगातार घूम रहा है अपने कक्ष में। ये भी कुछ चाहता है, पता नहीं क्यों घूम रहा है, पर इसके अंदर भी कुछ चाह है।
लेकिन घूम के फिर वहीं वापस आ जाता है, फिर वही वापस आ जाएगा, फिर वही वापस आ जाएगा। तो दीज आर जस्ट रिपीटिशंस। इससे परिवर्तन कुछ नहीं होता, वही प्रक्रियाएं, वही पैटर्न्स बार बार घूम के समान हो जाते हैं, जब तक कि इस इलेक्ट्रॉन पर कोई पार्टिकुलर फोटोन इंसिडेंट ना हो जिससे इसकी ट्रांजिशन स्टेट चेंज हो पाए। तो जीवन में मैं देखता हूँ हम लोग भी ऐसे ही हैं कि लगातार एक पथ पर घूम रहे हैं और अचानक से हमें कुछ परिवर्तन होता है, हमारी अवस्थाएं बदल जाती हैं। अब ये अवस्था का बदलाव यदि प्रगति की दिशा में हो तो ठीक है, और यदि प्रकृति के विपरीत हो तो यही गलत है। तो इसको नियंत्रित करना बड़ा आवश्यक है। तो इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से यदि आप चाहते हैं बचना, तो सबसे पहले इसमें कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। और नियंत्रण से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप भावनाओं को दबा दें या किसी प्रकार से उन्हें संकुचित करने का प्रयास करें, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जिस चीज़ को आप जितना दबाएंगे वो उतने ही प्रचंड वेग के साथ उठेगा। तो इसमें साक्षी भाव का आप प्रयोग करें। जो भी भावनाएं आप में हैं उनको चुपचाप ऑब्जर्व करें, केवल एक साक्षी बनकर, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना कोई बिलीफ सिस्टम यूज़ किए शांत भाव हो जाएं और शांत भाव से अपनी भावनाओं का निरीक्षण करें। क्योंकि जब आप शांत हो जाते हैं और भावनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तो आपको सत्य प्रेक्षित होना प्रारंभ होता है। जब तक आप भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो आप स्वयं भावनाओं में उलझे हैं। तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है या केवल भावनात्मक विचलन की स्थिति है। अतः यदि आप चाहते हैं कि आपकी भावनाएं नियंत्रित हों, तो उसके लिए साक्षी भाव में आने की कोशिश करें, साक्षी भाव में रहने का प्रयास करें, और जो भी आप काम करते हैं उसको एक मूक दर्शक की भांति एक साक्षी भाव में आकर उसको अनुभव करने का प्रयास करें। तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, तभी आप उन घटनाओं पे और मन की स्थितियों पर नियंत्रण करने में सक्षम होंगे। तो यही तरीका है जिससे आप भावनाएं, नियंत्रण तो कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, मतलब भावनाओं से परे आप उठ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप भावनाओं को दबाएंगे तो वो उतने ही प्रचंड वेग से उठेंगी। तो भावनाओं को दबाना, उन पर क्रिया करना इसका समाधान नहीं है, क्योंकि जिस पर आप क्रिया करेंगे वह प्रतिक्रिया भी अवश्य देगा। तो एक उदासीन भाव रखें, क्रिया तथा प्रतिक्रिया के चक्र से बाहर निकलें और अपनी भावनाओं को चुपचाप अनुभव करें। एक साक्षी भाव में आकर चुपचाप देखें कि ये भावनाएं क्या करती हैं। चुपचाप मन की प्रतिक्रियाएं, मन के विचार, मन की भावनाएं, उनको अनुभव करने का प्रयास करें। और आप देखेंगे यदि आप साक्षी भाव में दृढ़ रह पाते हैं, आप प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि भावनाएं कुछ नहीं कर पाती आपका। आप भावनाओं से परे हैं, परंतु सामान्यतः हमें इसका ज्ञान नहीं होता और हम अपने आप को भावनाओं तक सीमित और भावनाओं पर आश्रित समझ लेते हैं। जब जीवन की परिस्थितियां कुछ ऐसी आती हैं जो आपको यह एहसास दिलाती हैं कि भावनाएं कैसी भी हों आप भावनाओं से मुक्त रह सकते हैं, वहीं से आप में विवेक उत्पन्न होता है और आप जटिल से जटिल परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते, भावुक आवेग के कारण प्रभावित नहीं होते। और आज के समय में यह बहुत बड़ी योग्यता है कि आप भावनाओं पर विजय पाएँ और अपने काम में मगन रहें, अपने कर्म में मग्न रहें।
तो भावनाओं पर नियंत्रण का मूल मंत्र है, उनको साक्षी भाव में आके आप अनुभव करें। धन्यवाद।